बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम इस वक्त में नए साल का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिस वक्त कराची से लेकर बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से लेकर जनूबी पंजाब और जनूबी पंजाब से KPK तक हर तरफ आपको सैलाबी तबाही नज़र आती है। और इस तबाही में तैरते हुए छोटे छोटे बच्चों से लेकर ख़वातीन, बूढ़े, मर्द, हर जानवर, हर चीज़ आपको पानी के अंदर उनकी लाशें तैरती हुई नज़र आती हैं। जबकि इस सारे मामले के अंदर हमारी हुकूमत बिल्कुल बेहिस पड़ी हुई है। इम्पोर्टेड हुकूमत कहीं भी नज़र नहीं आ रही। फ़ौज और जमात इस्लामी किसी हद तक कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आधे पाकिस्तान की गलियों तक पहुंच सकते हैं? क्या वो किस किस चीज़ को संभालेंगे? लेकिन इस हुकूमत को कतई तौर पे ना कोई फिक्र है और ना ही इसे कोई फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इनको उन तैरते हुए बच्चों की लाशें कैसे नज़र आ सकती हैं, जबकि इनके अपने बच्चे तो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। इनको लोगों के घरों के बह जाने की क्यों फिक्र होगी, जबकि इनके अपने बिलावल हाउस और सिरे महल तो महफूज पड़े हुए हैं। इनको उन लोगों की भूख नंग तकलीफ कैसे महसूस होगी, जबकि इनके लिए तो जेलों में भी 5 स्टार सहूलतें मैसर होती हैं। इन लोगों को लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को सैलाब की नज़र हो जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जबकि इनके अपने ओमनी ग्रुप और टीटीज समेत तमाम लूट मार के सारे खजाने तो महफूज पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे मीडिया को क्या हो गया? ये तो वो था जो ज़रा सी कहीं पे पानी बाहर आ जाता था तो उसके ऊपर भी सेखपा हो जाता था। आज कराची सारा डूब गया, लेकिन किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। आज सारा बादा बलूचिस्तान सैलाबी रेले में बह गया, कहीं कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा। आपको किसी टीवी चैनल के ऊपर इसके ऊपर कोई कंपेन नज़र नहीं आएगी। इस सारे के अंदर इस हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीडिया को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने इसके मुंह के अंदर हड्डी इतनी इतनी बड़ी दे दी है, अगर ये हड्डी को ये बोलना चाहें तो हड्डी मुँह से गिर जाती है। और वो हड्डी का जो मज़ा इनको लग चुका है, अब उस चस्के से ये बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्या इसके अंदर सिर्फ हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल है? क्या सिर्फ मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है, या हम बतौर कौम भी रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम अपना तज्जिया करें तो क्या हमने कभी दरख्त लगाने की तरफ तवज्जो दी? गुज़श्ता 20-25 साल से हम बच्चे से बूढ़े हो गए यही सुनते सुनते कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है, और अगर पाकिस्तान ने दरख्त ना लगाए, डैम्स ना बनाए, तो पाकिस्तान बदतरीन मुश्किलात का सामना करेगा। सैलाबी रेलों से लेकर ऑक्सीजन की कमी, ज़मीन के कटाव और बहुत से क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और इसमें बहुत बड़ा मुजरमाना किरदार हमारे मौलवी साहब ने भी अदा किया। आप सोचिए, अगर मौलवी साहब अपने मेंबर से ही ये कैंपेन शुरू कर देते, दरख्त लगाने की तरफ लोगों को राग़िब करते, इसके सदका होने और लोगों को इस बारे में इस मोटिवेट करते। आप एक थोड़ा सा समझिए इस बात को। इस वक्त एवरेज तकरीबन हम 25 करोड़ के करीब आबादी है। अगर हम साल में 2 बार हर बंदा अपने हिस्से के या अपनी फैमिली मेंबर के मुताबिक 2-2 दरख्त लगाए, तो हम साल में हर बंदे के हिस्से के 4 दरख्त लग सकते हैं। इट मीन्स के हम साल में 1 अरब दरख्त लगा सकते हैं। और अगर ये कैंपेन 10 साल तक सिर्फ चले तो हम 10 अरब दरख्त लगा देंगे। उसके बाद मौलवी साहब अगर इस पर कोई मेहरबानी फरमा दें कि ये जो ख़त्मों के ऊपर इस तरह के चावल हम खा खा कर डकार कर इतने तरह पेट निकाले हुए हैं, इसकी बजाय लोगों को ये तरगीब दें कि जो आपने 2000 से लेकर 10 लाख तक जो भी खर्चा करना होता है इन ख़त्मों पे, इन महाफलों पे, इन साले सवाब की महाफलों पे, वही पैसे के आप दरख्त लगाना शुरू कर दें। जिसका भी साले सवाब करना है उसके नाम पे वक्फ कर दें उन दरख्तों को, उनकी देखभाल करें, उनको परवान चढ़ाएं। तो आप इमेजिन कीजिए कि उसके बाद वो दरख्त उसमें शामिल करें तो दरख्तों की तादाद क्या होगी। उसके बाद इमरान खान ने एक मनसूबा शुरू किया था 10 बिलियन 10 अरब दरख्त लगाने का। अगर वो भी उसमें शामिल कर लें तो ये कम से कम 10 साल के बाद हम 25 से 30 अरब दरख्तों तक पहुंच जाएंगे। 25 से 30 अरब दरख्तों का मतलब ये होगा कि अगर हम उन दरख्तों में से चौथा हिस्सा अगर फलदार दरख्त लगाना शुरू कर दें, तो पूरे पाकिस्तान के हर बंदे के पास इतना फल उसको मैसर होगा कि उसको कोई दूसरी चीज़ खाए बगैर भी वो जिंदा रह सकता है। और उसके बाद बाकी एक्सपोर्ट आपकी कहाँ तक पहुँच सकती है। अगर आप उनमें से सिर्फ 1 अरब बेरी का दरख्त लगा दें, तो उसके ऊपर कम से कम आपकी 2 से
5 करोड़ भेड़ बकरियां उसके ऊपर पल सकती हैं, जिसके ऊपर कम से कम आपके 20 से 25 लाख लोगों को एक बाइज्जत रोजगार भी मिल सकता है। आप उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल चेक कीजिए, आपके मेडिकल अखराजात किस हद तक कम हो सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा कि जो इतने दरख्त लगने से ज़मीन का कटाव रुक जाएगा, इतने दरख्त लगने से आपका सैलाब की कैफियत आपकी थम जाएगी, इतने दरख्त लगने से बारिशों का लेवल आपका बढ़ जाएगा और आपके वो इलाके जो आपके बंजर पड़े हुए हैं वो भी काबिले काश्त हो जाएंगे, जिससे मुल्क की आमदनी में इजाफा होने के साथ साथ खुराक की फराहमी बेहतर होगी, आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएंगी, आपको इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। इतने दरख्त लगने का मतलब यह है कि आपका टेम्परेचर कम से कम बाज़ इलाकों में 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक कम हो जाएगा। इतना इसका मतलब कि जहाँ पे 35 तक डिग्री दर्जा हरारत आपका पहुँचता है टेम्परेचर, वो 30 तक गिर जाएगा। तो आपके कम से कम 5 डिग्री अगर गिर जाए तो आपके मुल्क में 50 से 60% एयर कंडीशन का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। इतना एयर कंडीशन के इस्तेमाल ख़त्म होना या कम होने का मतलब है कि आपको हर साल 4 से 5 हज़ार मेगावाट बिजली आपके लिए सरप्लस हो जाएगी, जो आप 35 से 40 रुपए महंगी तरीन बिजली खरीदते हैं, एक पूरे डैम जितनी बिजली आप सेव कर सकते हैं, जो आप इंडस्ट्री को और घरों को दे सकते हैं, या उन इलाकों को जहां तक आज भी बिजली मैसर नहीं है हम तक पहुंचा सकते हैं। या वो गैस जो आप 2, 3, 4 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए जो गैस प्रोवाइड करते हैं उसको इंडस्ट्री और लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हैं, और ऐसे इलाकों में भी पहुंचा सकते हैं जहाँ पे दरख्त लोग काट काट कर जला रहे हैं, उससे दरख्तों की कटाई भी मजीद रुक जाती है। उससे लोगों के अंदर इतना दरख्त लगेंगे, उससे जंगली जानवर और परिंदों की अफजाइश में किस कदर इजाफा हो सकता है। उसके बाद उसमें शहद और इस तरह की बाकी चीज़ें सोचिए, इमेजिन कीजिए कि हम सिर्फ 10 साल तक इस फार्मूले के ऊपर अमल करें तो हम पानी की कमी पे काबू पा लेंगे, हम इन सैलाबी रेलों से पे काबू पा सकते हैं, हम ज़मीन के कटाव पे काबू पा सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट पे काबू पा सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी पे काबू पा सकते हैं, और इस पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों से भी बच सकते हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम उसका शिकार हो जाते हैं। ये सिर्फ मौलवी साहब इसके ऊपर थोड़ा सा 2, 4, 10 साल की कुर्बानी दे देंगे चावल खाने से, लोगों को मोटिवेट करें या कर देते कोई 10 साल पहले, तो शायद आज हमारे हालात ये ना होते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ देखें तो उन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने कोई डैम नहीं बनाना, क्योंकि डैम के अंदर उस तरह की कमीशंस नहीं मिलती। वो 10 साल का 12 साल का लंबा मनसूबा होता है और हुकूमतें 3 से 4 साल से ऊपर चलती नहीं है। जबकि ये IPPs लगाए तो ये साल डेढ़ के अंदर इनको लगा दिया जाता है, अरबों की कमीशन लगाते भी मिल जाती है। उसके बाद जब तक ये चलते रहते हैं, बल्कि ये चलें तब भी कमीशन मिलेगी, नहीं चलें तब भी कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपया इनको मिलता रहता है। तो ऐसी सूरत में इन हुकूमत से तो आप ये नहीं कर सकते तवक्को कि वो कोई डैम बनाएगी या इस तरह करेगी, और हमारे मुकद्दर में अगर हम ये नहीं करते तो फिर यही लिखा है कि बारिश होगी, पानी आएगा तो हम डूब जाएंगे, हमारी जमा पूंजी बहा कर ले जाएगा, हमारे अजीज़ व अकारब को हमारा सामान हमारी आंखों के सामने बह कर चला जाएगा। अगर वो उसके बाद सर्दी आएगी तो हम स्मोक की वजह से मारे जाएंगे, तो गर्मी आएगी तो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, और जब बारिश होगी तो वो बारिश भी हमारे लिए पानी की फराहमी का सबब नहीं बनेगी, हमारे लिए सैलाब और तबाही का ही सबब बनेगी। अगर हमने आज भी ये ना होश के ना लिए तो फिर हम अपनी आने वाली नस्ल को सोचें कि हम किस माहौल में छोड़ के जाएंगे। क्या हम इस मौलवी के रहम करम पर छोड़ देंगे, इसके खोखले नारों के ऊपर खिला खिला कर इनको चावल और फ्रूट और दे कर इनको कपड़े इसी पे गुजारा करेंगे, या इन सियासतदानों की तरफ देखते रहेंगे, या इन तंजीमों की तरफ देखते रहेंगे, या हम खुद भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो उस दुनिया से चले गए उनके लिए इस्तगफार कर, बल्कि उनके लिए दरख्त लगाकर, और जो दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए भी दरख्त लगाकर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफ़िज़।